कवरेज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर पालिका के बाबू घर ले गए पैसा, संपत्ति कर में बड़ा घोटाला, रसीद काटी, पैसे नहीं किए जमा। भारतीय जनता पार्टी करेगी नगर पालिका चुनाव प्रणाली का विरोध, चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। सिंगल यूज पॉलिथीन पर बैन, वन विभाग 2 साल और करेगा उपयोग। वार्ड परिसीमन पर दावे आपत्ति का समय, राजपत्र प्रकाशन के बाद मिलेगा मौका। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष निर्वाचन में उम्र का बंधन, 5 नवंबर को चुने जाएंगे मंडल अध्यक्ष। ट्रामा सेंटर के बाजू में बनेगा बस पार्किंग जोन, बस संचालकों को मिलेगी सुविधाएं। सरकारी स्कूल में अंग्रेजी सिखाने शासन की पहल, शिक्षकों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। और मौसम का बदला मिजाज, जिले भर में हुई झमाझम बारिश। और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका परिषद बालाघाट में संपत्ति कर वसूली के नाम पर बड़ा घोटाला चल रहा है। इस बात की बानगी यहां है कि शहर के सैकड़ों लोगों को टैक्स जमा करने के बाद भी नगर पालिका के द्वारा नोटिस भेजे गए। चलिए बात करते हैं इस पूरे मामले पर। नगर पालिका के द्वारा अलग अलग वार्ड के संपत्ति कर वसूली के लिए अलग अलग कर्मचारी बाबू नियुक्त किए गए हैं। यहाँ बाबू लोगों के घर पहुंचकर संपत्ति कर जमा कराने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, बाकायदा उन्हें रसीद भी देते हैं और पैसा नगर पालिका में जमा नहीं करवाते। इसके बदले यह बाबुओं की जेब में चला जाता है। नगर पालिका के रिकॉर्ड में पैसा जमा करने वाले यही लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं और नगर पालिका उन्हें नोटिस भेजती है। यहाँ तक कि नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर पूरे संपत्ति कर का समझौता करने की भी सलाह दी जाती है। लेकिन इस मामले का खुलासा उस समय हो जाता है जब लोग रसीद लेकर पहुंचकर नगर पालिका आते हैं और दावा करते हैं कि उनके द्वारा पिछला टैक्स जमा कर दिया गया है। नगर पालिका के द्वारा जबरन वसूली के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस बात का खुलासा होने पर नगर पालिका के बाबू और कर्मचारी कहते हैं कि आप रसीद दे दीजिए, पूरे मामले का सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब क्या, पहले तो पैसा घर से ले गए और अब पोल खुलने पर शायद पैसे जमा करने की तैयारी की जा रही है। सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप नगर पालिका में जमा की गई संपत्ति कर की रसीद संभाल कर रखें, क्योंकि सैकड़ों लोगों की तरह आप भी इस धोखाधड़ी ठगी का शिकार न बन जाए। इस पूरे मामले पर जब नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी भी मानते हैं कि बीते दिनों के दौरान ही 1 दर्जन से अधिक ऐसे प्रकरण आ चुके हैं जिनका पैसा जमा होने के बाद भी नगर पालिका में एंट्री नहीं की गई थी। बस संचालन को बेहतर बनाने और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शहर के ट्रामा सेंटर के बाजू में खाली पड़े भूखंड पर बस पार्किंग जोन बनाने का खाका तैयार किया गया है। नगर पालिका परिषद के द्वारा बस पार्किंग जोन बनाए जाने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत बस खड़े, बस धुलाई, ड्राइवर कंडक्टर के आराम करने की जगह सहित सारी सुविधाएं दी जाएगी। अभी जो वर्तमान बस स्टैंड है वहाँ पर आने जाने वाले वाहन भी खड़े रहते हैं और जिन वाहनों का नंबर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद है वो भी वहाँ खड़े रहते हैं। वो वैसे भी स्थान वहाँ पर कम है तो अव्यवस्थित हो गया है। इसलिए कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार ये पार्किंग, ये ट्रामा सेंटर के पीछे बसों को खड़े रहने के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए फिलिंग कर रहे हैं। किस तरीके का होगा सर इसमें? अभी तो यहाँ पर मिट्टी है तो इसके ऊपर जो मॉइल का वेस्टेज है वो मटेरियल लाके इसको लेवल कर लेंगे, जिससे कि वाहन यहाँ पर अच्छे से खड़े रह सकें। और सर जैसे हेल्पर ड्राइवर वगैरह रुकते हैं रात में, उनके लिए क्या रहेगा सर? उनके लिए व्यवस्था ट्रामा सेंटर के बाजू में हमारा सार्वजनिक शौचालय सर्व सुविधा युक्त बना रहे, वहाँ पर 17 सीटर शौचालय है, वहाँ पर उनके स्नान करने की व्यवस्था, शौचालय की आदि व्यवस्था हो जाएगी। क्या भविष्य में इसको सीमेंटीकरण भी कर सकते हैं सर? ये तो आगे जैसा शासन स्तर पे तय होगा उसके आधार पे किया जाएगा। पार्किंग जोन बनाए जाने की खबर से बस चालक भी बहुत अधिक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उन्हें भी भविष्य में बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जाग गई है। परेशानी तो सर अब ये नहीं है, बरसात में परेशानी आती है ऐसी कि यहाँ पर गाड़ी लगती नहीं बरसात में, और बरसात में बहुत ही दिक्कत जाती है बस लगाने के लिए। कहना चाहिए पार्किंग स्थल ऐसा बनना चाहिए कि मैंने बोर कर दे बेहतरीन, और अपना पार्किंग रखने के लिए गाड़ी अच्छी सहूलियत रहे, इस टाइप की अच्छी पार्किंग दे दो, सहूलियत रहे। आदमी जैसे अपने हेल्पर लोग रहते तो उनको थोड़ा सा लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत ना जाए। अच्छा, फिर आप अपने टाइमिंग में लगाएंगे? अब हम अपने बिल्कुल अपने टाइमिंग में लगाएंगे, जैसे अभी लगा रहे हैं हम लोग अपने टाइमिंग में, उसी प्रकार से लगाएंगे अपनी टाइमिंग में।
तो अभी समस्या क्या आ रही थी यहाँ पर? समस्या तो फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है, बस ये जैसे डाल रही, अगर नगर पालिका डाल रही पार्किंग स्थल बना दे तो बहुत ही अच्छा मान ली, बहुत ही सुविधाजनक कहना चाहिए हम लोग के लिए। जो शुल्क मांगी हम लोग देने को तैयार हैं। अब तो नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत और नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए संगठन में चुनाव पूर्ण कराने जा रही है। इसी कड़ी में 4 और 5 नवंबर को मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे। युवाओं को मौका देने के उद्देश्य से 35 वर्ष मंडल अध्यक्ष की और 45 वर्ष जिला अध्यक्ष की आयु सीमा तय कर दी गई है। मंडल अध्यक्ष 35 साल का होगा और जो जिलाध्यक्ष होगा वो 45 साल का होगा। तो सर कहाँ तक पहुँची अभी तक जिला अध्यक्ष? नहीं, ये तो निर्णय हो गया है। अपना 4 और 5 को बालाघाट जिले में इसके चुनाव, पूरे मध्य प्रदेश में ही मंडल अध्यक्ष के चुनाव होंगे। किस तरीके के चुनाव होंगे जिसमें? ये चुनाव जो हमारी जो समितियां बनी है, हर बूथ में एक अध्यक्ष है, कहीं 13 की कमेटी है, कहीं 19 की कमेटी है। एक अध्यक्ष और एक 12 सदस्य रहेंगे या एक अध्यक्ष और 18 सदस्य रहेंगे समिति में। जो बूथ के अध्यक्ष होंगे वो मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। और जिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो जिला अध्यक्ष कब? और जितने क्या है कि ये जहाँ बूथ अध्यक्ष होगा वो मंडल अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और जब मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें एक मंडल अध्यक्ष होगा और एक जिला प्रतिनिधि होगा। ये दोनों मिलकर के जिले भर के वो जिलाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। कब तक हो जाएगी जिलाध्यक्ष की? जिलाध्यक्ष 30 नवंबर तक अपना ड्यू है, तब तक हो ही जाएगा। हो सकता है 4 दिन पहले हो जाए। युवाओं को शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यही राय देते हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जिससे भविष्य में पार्टी को लंबे समय तक अच्छे नेतृत्व मिलता रहे। ऐसा कोई निर्णय नहीं है और ऐसा कहीं हमारे संविधान में संशोधन भी नहीं, क्योंकि हमारा जो पार्टी का संविधान है वो एक पंजीकृत संविधान है जिसके आधार पर पार्टी से चल रही है। लेकिन पार्टी अपने भविष्य में अपनी इस पार्टी को और मजबूत करने की दृष्टि से नए लोगों को लाने के प्रयासों में इस तरह की एक परिचर्चा जरूर चल रही है। क्यों चाहते हैं कि नौजवान जो हमारे साथ जुड़े हैं वो पदों पे जाएं, जिम्मेदारियों पे जाएं, दायित्वों को निभाएं और पार्टी को ज़मीन तक ले जाने में सहयोग करें। तो आप जैसे बालाघाट जिले की अगर बात करें तो भाजपा की कमान किसे सौंपना चाहेंगे, वरिष्ठ पर क्या युवाओं को? देखिए, मेरा कहना है किसी भी संगठन का दायित्व ये होता है कि उसमें हम जो अपने जिले के पदाधिकारी को बनाएं या जिले के अध्यक्ष को बनाएं वो इतना परिपक्व तो हो या इतना चर्चित तो हो जो सबको लेके चल सके, सबके साथ बैठ सके, सबको समझा सके। तो इस हिसाब से तो निश्चित रूप से वरिष्ठ ही आदमी बेहतर होगा किसी भी पद के संगठन पर अध्यक्षता करने के लिए। तो खुश हैं आप मतलब इस चर्चा से? नहीं, बिल्कुल 100% से सहमत है, क्योंकि आखिर हमारा जो नया जनरेशन कब आएगा इसके बाद। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पार्टी के पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी रणनीति तय की गई। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में कमलनाथ सरकार के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराया जा रहा है। वहीं नगर पालिका चुनाव के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इन सभी बातों को लेकर पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक कर उन्हें जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। जिस तरह से दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में सीधा चुनाव ना कराते हुए पार्षदों के माध्यम से करा रही है, ये कहीं ना कहीं जनहित में नहीं है और कहीं ना कहीं इससे विकास पिछड़ेगा। और इसमें एक नई बात अभी हमें सुनाई दे रही है कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान से डरी हुई है। इसके विरोध में जो उन्होंने परोक्ष रूप प्रणाली लाई है चुनाव की, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवा रहे हैं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, आम लोगों की उसमें राय लेगी, हस्ताक्षर लेगी और पूरे ज़िले के प्रपत्रों को एकत्रित कर 21 तारीख को हमारे ज़िले के सभी नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल जी के नाम से वह ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपा जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जैव विविधता बोर्ड और लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय जैव विविधता लिखित प्रतियोगिता व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में यह कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर जिला शिक्षाधिकारी आर.के. लठारे, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य एल.सी. मानवटकर सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम का आगाज अतिथियों के सम्मान के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी श्री लटारे ने इस सफल आयोजन को लेकर कर्मचारियों को सराहा। वहीं सुबह 10 बजे लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 50 टीम के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रथम चरण में एक संख्या के 3-3 विद्यार्थियों की टीम लिखित परीक्षा में शामिल हुई। इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रथम 7 चयनित टीमों ने ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया क्विज प्रतियोगिता में शामिल हुए। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित करने एवं स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को बोलचाल में उपयोग में करने के अहम मकसद को लेकर नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में करीब 90 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ब्रिटिश काउंसिल स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण के अंतर्गत यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के सहायक परियोजना समन्वयक राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर शिक्षकों को इंग्लिश विषय जो पढ़ाना है और बच्चे कैसे इंग्लिश में बात करें, आपस में डिस्कशन करें, इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि बोलचाल में वहाँ पर बच्चे इंग्लिश में कैसे डिस्कशन करेंगे। ये स्कूल जाने के बाद बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग देंगे कि वो सामान्य जो बोलचाल की भाषा है उस हिंदी की जगह इंग्लिश में भी वो बात कर सकें। इसके लिए यहाँ इनको ट्रेनिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराने में अहम भूमिका अदा करने वाले नेहरू युवा केंद्र में वर्तमान में अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते एक ही अधिकारी को 4 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। इस संदर्भ में नेहरू युवा केंद्र के लेखापाल आरसी जंगेला ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रसारित करने में अहम भूमिका अदा करता है, लेकिन वर्तमान में अधिकारी एवं कर्मचारियों की कमी से वे जूझ रहे हैं। हालांकि शासन स्तर पर भर्तियां होनी है, लेकिन वर्तमान में स्थिति काफी गंभीर है। स्टाफ की समस्या ऐसा है कि अभी तक हमारे देश भर में नेहरू युवा केंद्र संगठन में काफ़ी इसमें जूझ रहे हैं। एक लोगों के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 जिले का प्रभार रहता है। हालांकि अभी कुछ भर्तियाँ हो रही हैं, मेरे ख्याल से ये साल के अंत तक सभी जगह भर्ती हो जाएगी और उसके बाद में फिर सब लोग एक जिले के प्रभार में सब लोग रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरे अधिकारी हैं पुनीत गोयल जी सिवनी में पदस्थ हैं और बालाघाट एडिशनल चार्ज में हैं। आप किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर लेखापाल को पद पे हूँ। तो आपको भी अलग एडिशनल चार्ज दिया गया है? जी हाँ, मंडला भी मेरा एडिशनल चार्ज है। इसके पहले मुझे सिवनी का भी था और इंडोरी का भी था। एक समय में मेरे को 4 प्रभार का दायित्व का निर्वहन करना पड़ा था। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में निश्चित ही अलग अलग प्रकार के सामाजिक पेंशन पाने वालों की सबसे अधिक संख्या हो, लेकिन इस पेंशन के लिए लोगों को बहुत अधिक टेंशन लेना पड़ता है। महीनों तक पेंशन का इंतजार, सरकारी दफ्तरों के चक्कर, इसके बाद बमुश्किल शासन बजट जारी करता है, तब जाकर यह पेंशन हितग्राहियों के खाते में पहुंचती है। जिला स्तर के अधिकारी बड़ी सफाई से इस पूरी पेंशन योजना से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि यह तो भोपाल स्तर का मामला है, अब सीधे खाते में पेंशन आती है और कब आती है यह तो पेंशन धारियों को ही पता चलेगा। आंकड़ों के अनुसार वृद्धा पेंशन के जिले में 65,617, विधवा पेंशन के 50,483, निःशक्त जनों को मिलने वाली पेंशन में 1,681 लोग शामिल है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा में 25,766, मानसिक बहुविकलांग को आर्थिक सहायता के रूप में 3,480 हितग्राही, वहीं इसी तरह कन्या अभिभावक पेंशन में 4,750 केंद्र शामिल है। इस तरह 1,54,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में तो पेंशन आ चुकी है, लेकिन बीते 3 महीने तक नियमित रूप से पेंशन नहीं मिल रही थी। सितंबर माह में ही 3 महीने की पेंशन जारी की गई थी, जिसके पीछे बड़ी वजह मध्य प्रदेश शासन के पास बजट का अभाव बताया जा रहा है। नगरपालिका चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसके लिए राज्य शासन द्वारा प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस कड़ी में वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस वार्ड परिसीमन से अधिकांश पार्षद और जनप्रतिनिधि ना खुश दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनके लिए राहत वाली खबर यह है। लेकिन इस वार्ड परिसीमन से अधिकांश पार्षद और जनप्रतिनिधि ना खुश दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए यह राहत वाली खबर यह है कि राज्य शासन को नगरपालिका के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है। राजपत्र में प्रकाशन के 1 महीने तक वे दावे आपत्ति लगा सकते हैं। अभी अनुविभागीय अधिकारी के
मार्गदर्शन में केवल वार्डों का विभाजन, परिसीमन नहीं, वार्डों का विभाजन कहें, उसका प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा गया है। अब राजपत्र में प्रकाशन के 1 माह तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करेंगे जिनको आपत्ति लेना हो, उसके बाद ही फाइनल राजपत्र प्रकाशित होगा, तभी माना जाएगा वार्ड विभाजन होना है या नहीं होना है। अभी केवल प्रस्ताव राज्य शासन को कलेक्टर महोदय द्वारा भेजा गया है। नगरपालिका के राजस्व निरीक्षक RL राहंगडाले के अनुसार शहर के सभी वार्ड प्रभावित हुए हैं। जनसंख्या के अनुसार उनके क्षेत्रफल को कम या अधिक किया गया है। राज्य शासन राज्य पत्रक कब तक जारी करती है, यह उनका अधिकार क्षेत्र है। इसके लिए दावे आपत्ति लगाने वालों को इंतजार करना होगा। राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए राज्य शासन को कलेक्टर महोदय द्वारा भेजा गया। प्रकाशन होने के बाद ही जिनको भी तकलीफ हो वे दावा आपत्ति कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या सरकार उनको सुनने का मौका देगी या नहीं देगी? दावा आपत्ति का जब अवसर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि सुनवाई होगी। पार्षदों में आक्रोश देखा जा रहा है और फाइनल तो है नहीं, ये केवल प्रस्तावित है। और वो वार्ड विभाजन है नगरपालिका बालाघाट के अंतर्गत, कोई नया क्षेत्र नहीं जोड़ा गया, न घटाया गया न जोड़ा गया। केवल जो वार्ड किसी में 6000 थे, किसी में 1600 थे। वार्डों में मतदाताओं को समान करने के दृष्टि से वार्ड विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हो रही। जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा की पहल पर मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम स्कूलों में शुरू किया गया, जिसमें बेहतर काम करने वाले 20 स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। कमिश्नर की पहल कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन और जिला पंचायत CEO के निरीक्षण के दौरान बालाघाट ब्लॉक के 20 स्कूलों का चयन किया गया, जो जिम्मेदारी मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने एक योजना चालू करी कि मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी के तहत हो क्या रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट में कोई भी शौचालय साफ करने के लिए कोई सफाई कर्मी मौजूद नहीं है और हमें अपना शौचालय हमें स्वयं ही साफ करना पड़ेगा। इस उद्देश्य को लेकर मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी के तहत हमारे माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला, हाई स्कूलों में जो शौचालय होते थे वे शौचालय में बहुत बड़ी समस्या होती थी क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मी नहीं था। अतः अब हमने क्या किए, शिक्षक स्वयं और साथ में बच्चों के साथ में प्रधान पाठक, प्राचार्य स्वयं अब जो भी शौचालय स्कूलों की उन्होंने स्वयं अपने हाथ में सफाई का कार्य लेकर उन शौचालयों को साफ कराने का कार्य चालू किया, जिसके तहत सबसे बेस्ट कार्य करने वाले जो हमारे हाई स्कूल माध्यमिक शाला हैं उनको माननीय कलेक्टर महोदय ने पुरस्कृत करने की योजना बनाई, जिसके तहत हमारे विकास खंड में जो 20 स्कूल ऐसे चयनित हुए, जिसमें माननीय हमारी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया के द्वारा अम्बेड़ा में, लिंगा में और केसलेवाड़ा में उनके हस्ते प्रमाण पत्र दिया गया और साथ में पंचायत की ओर से एक स्वच्छता किट भी दी गई। इसी तरह सोमवार के दिन में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा आमगांव में, समनापुर में, मगरदर्रा में प्रमाण पत्र वितरित किया गया संस्था को और साथ में स्वच्छता किट भी प्रदान की गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुनाव के आदेश का विरोध भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं, पार्षदों और सभी पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत में अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष कराए जाने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसे 21 अक्टूबर को प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अभी जो अध्यादेश पास कराया है, अध्यादेश लाए, इसमें राज्यपाल जी का भी हस्ताक्षर हुए। जो चुनाव आज 4 टर्म से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जा रहे थे और वो भी कांग्रेस की सरकार जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसी समय से 1999 से ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे थे और मैं समझता हूं कि 4 चुनाव ये बड़े अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक ये चुनाव संपन्न हुए। लेकिन अभी उन्होंने, और ये बात तो देखी, जो मैं तो प्रत्यक्ष आरोप लगाता हूं इस बात का, उन्होंने देखा कि अधिकांश नगर पालिकाओं में प्रत्यक्ष प्रणाली से कांग्रेस नहीं आ पा रही। 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में, एक जगह भी कांग्रेस नहीं है प्रत्यक्ष प्रणाली में। और इसी प्रकार से नगर पालिका में और नगर पंचायत में भी अधिकांश जगहों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इन परिस्थितियों में उन्होंने सोचा कि पीछे के दरवाजे से सत्ता को कैसे प्राप्त करना, और मैं समझता हूँ केवल
सत्ता प्राप्त करने के लिए ये सब कवायद हुई है और उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है। सिंगल यूज पॉलिथीन बैन के लिए जहां केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन वन विभाग की अपनी मजबूरी है कि वह सिंगल स्वरचित को आगामी 2 वर्ष 10 दिन नहीं कर सकता। इसके पीछे बड़ी वजह नर्सरी में तैयार होने वाले पौधे हैं, जिसका उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। पॉलिथीन में पौधे लगाकर नर्सरी तैयार किए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान डीएफओ ए अंसारी ने बताया कि सिंगल यूज पॉलिथीन पर बैन लगाया गया है। हमने यहां से पत्र जारी कर इसकी सूचना दे दी है। नर्सरी में फिलहाल पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा है, जो धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 साल तक का समय लग सकता है। कुछ इस वर्ष तो कुछ अगले वर्ष धीरे धीरे कर नर्सरी को पॉलिथीन मुक्त बनाया जाएगा और पॉलिथीन की जगह पॉलीपॉट या बांस का विकल्प चुना जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 20 करोड़ पौधे के आसपास पौधे नर्सरी में लगे होते हैं जो सर्कुलेशन में हैं, जिसके चलते पॉलिथीन को नर्सरी से हटाने के लिए लगभग 2 साल तक का समय लग सकता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे उसमें बैन हो गया और हमारे यहाँ से मुख्यालय से पत्र भी इस संबंध में जारी कर दिए गए हैं। जहाँ तक नर्सरी में पॉलीथीन के उपयोग का सवाल है, इसको हम लोग पॉलीपॉट और बांस जैसे विकल्प में हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए विभाग ने तय किया है कि अगले 2 वर्षों में ये पूरा हम पॉलीथीन मुक्त करके बांस या पॉलीपॉट में हम इसको उपयोग करेंगे। बालाघाट जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सामग्री के विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सहलाम के कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश कुमार डोंगरे ने बताया कि बगैर लाइसेंस के खाद्य सामग्री का व्यवसाय करने वाले होटल कायनात के संचालक कुम्हारी वार्ड क्रमांक 17, बालाघाट के असलम इंदौर स्वीट्स वर्कशॉप के संचालक पुराने राम मंदिर के पीछे वार्ड क्रमांक 21, बालाघाट के आशीष साहू एवं अशोक बेकरी के संचालक शंकर गली वार्ड क्रमांक 19 बालाघाट के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 के तहत 18 अक्टूबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सहलाम के कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने आज 18 अक्टूबर को बालाघाट में आकाशवाणी केंद्र के सामने होमगार्ड कार्यालय के पास बनाए जा रहे 50 सीटर कन्या छात्रावास भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास भवन का कार्य गुणवत्ता के साथ 4 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए। उन्होंने छात्रावास भवन को आकर्षक बनाने के साथ ही उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। निर्माण के दौरान मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री LR कुशरे भी उपस्थित थे। छात्रावास भवन के लिए पूर्व में 77 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस छात्रावास भवन का निर्माण कार्य काफी लंबे समय से अधूरा पड़ा था और वह खंडहर में तब्दील हो रहा था। कलेक्टर श्री आर्य ने इस छात्रावास भवन के निर्माण कार्य के लिए पहल करते हुए इस कार्य को पुनः प्रारंभ कराया है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को इस भवन के निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसी बनाया गया है और उसे 40 लाख रुपए की राशि से भवन का शेष कार्य पूर्ण कराने कहा गया है। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने 18 अक्टूबर को तिरोड़ी तहसील के ग्राम पोनिया पहुंचकर वहां के जंगल में मैग्नीज के खनन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कटंगी एसडीएम, तिरोड़ी तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि वे शासकीय भूमि से मैग्नीज का अवैध खनन और परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। मैग्नीज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन को जब्त कर प्रकरण कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करें। ऐसे मामलों में मैग्नीज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पोनिया के पटवारी एवं ग्राम रोजगार सहायक एवं वन विभाग के अमले को भी निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में मैग्नीज का अवैध खनन न होने दें। यदि कहीं पर भी मैग्नीज का अवैध खनन होता है तो तत्काल अधिकारियों को सूचित करें।
लालबर्रा विद्युत विभाग के द्वारा क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु बिछाई गई 11 केवी एवं एलटी लाइन का मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए शेड्यूल के अनुसार बिजली कटौती कर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 18 अक्टूबर को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विद्युत कर्मियों के द्वारा 33 केवी उपकेंद्र से निकलने वाले 11 केवी फीडर का मेंटेनेंस कार्य किया गया। इस दौरान पावर हाउस से प्रातः 8 बजे से नगर मुख्यालय की बिजली सप्लाई बंद की गई, जिसके बाद विद्युत कर्मियों के द्वारा लगभग 8 घंटे तक लगातार कार्य करने के बाद दोपहर 3 बजे से सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई प्रारंभ की गई। विद्युत मेंटेनेंस कार्य के दौरान नगर मुख्यालय में बिजली कटौती होने से नगरवासियों को परेशान होना पड़ा। वहीं फोटोकॉपी मशीन, आटा चक्की, कंप्यूटर सिस्टम सहित अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं चल पाने से लोगों के आवश्यक कार्य प्रभावित हुए। हालांकि विद्युत विभाग के द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते की जाने वाली विद्युत कटौती के संबंध में पूर्व में ही सूचना दे दी जा चुकी थी। कार्य मतलब क्या है कि 33 केवी ऑब्लिक 11 केवी सब स्टेशन का कार्य किया गया है। यही मेंटेनेंस की गैंग आई थी। 18 तारीख का मतलब मेंटेनेंस था, मेंटेनेंस कार्य किया गया था। सर ये मतलब लाइट मतलब कब से कहाँ से बंद की? ये मतलब वहीं से मतलब 132 से बंद थी और परमिट लिया गया था यही मेंटेनेंस के द्वारा। शुक्रवार की सुबह धूप खिली, दोपहर में अचानक आसमान में बादल छाए, बारिश हुई और शाम को गुलाबी ठंड का आगमन हो गया। जिला मुख्यालय सहित कटंगी, वारासिवनी, लालबर्रा, किरनापुर, लांजी सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई। पहले से ही अति वर्षा धान की फसल में लग रही बीमारी से परेशान किसानों के लिए यह बारिश आफत बनाई है। बारिश की वजह से धान के पौधे गिर गए और खेतों में पानी जमा हो गया, जिस कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होना किसानों द्वारा लगभग तय है, ऐसा बताया जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह बारिश की विदाई थी। इसके बाद अब कड़ाके की ठंड प्रारंभ हो जाएगी। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई में राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर सोसाइटी के समीप सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को दी गई। तत्काल एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वारासिवनी नगर में स्थित जिला सहकारी केंद्र बैंक बालाघाट शाखा परिसर में रखी शासन की संपत्ति तिजोरियां प्रशासन की लापरवाही के चलते खराब हो रही है। बैंक के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसकी सुरक्षा नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि शासन स्तर से जिले के समस्त जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट की शाखाओं में गत माह पूर्व शासन स्तर पर पुरानी तिजोरियां जो छोटी हो रही थी, साथ ही उसे लेकर अन्य प्रकार की दिक्कतें भी बैंक प्रशासन को आ रही थी। सर वो जो तिजोरियां हैं कुछ तो ब्रांचों से ही कुछ यहीं की निकली है, तो जो समितियां हैं जितनी वारासिवनी में जैसे पड़ी थी, इनके पास 10 समितियां हैं, तो ऐसी समिति की जहाँ पे तिजोरी है ही नहीं है, यानी वहाँ का केस रखने के लिए या अच्छे रिकॉर्ड रखने के लिए कहीं भी तिजोरी नहीं, तो ये यहाँ से आदेश कर दे कि एक तिजोरी सब समिति को दी जाती है और वो अपनी अभिरक्षा में इसको उपयोग कर सके, या फिर इनका आदेश निकल देना चाहिए कि इनको बिक्री किया जाए। खराब हो रही पड़े। वैसे मेरे हिसाब से तो सोसाइटियों को एक तिजोरी की आवश्यकता है। कई जगह सोसाइटी में बड़ी तिजोरी नहीं है, छोटे छोटे डब्बों में पैसे रख के वो लेन देन करते हैं, जिससे कहीं भी चोरी होने की आशंका रहती है। तिजोरी को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट शाखा वारासिवनी के परिसर में कबाड़ की तरह रख दिया गया है, जिससे वे धूप और बरसात में पानी में खराब हो रही है, जिसे देखने से प्रतीत होता है कि सुरक्षित रखने के लिए शाखा वारासिवनी के द्वारा पुख्ता प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तिजोरी छोटी है और क्या है, कभी कभी राशि ज़्यादा आ जाती तो समावेश नहीं हो पाता, फिर क्या है बैंक में हम लोग को जमा करना पड़ता है। मतलब बड़ी तिजोरी हो तो उसमें ज़्यादा राशि आ सकती है। जैसे अभी अपने आपके जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने में तिजोरियां रखी हुई है जी, तो वो स्थिति कैसी है अभी उनकी जो रखी है? रखी है स्थिति तो ठीक है, और उसको क्या पेंट वगैरह हो जाए और हम समिति वालों को दे दे तो और बेहतर होगा समिति के लिए।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट शाखा वारासिवनी के अंतर्गत 10 सोसाइटियां वारासिवनी, सावंगी, खापा, बुदबुदा, कायदी, जागपुर, झालीवाड़ा, अंसेरा, कोस्ते, कोचेवाही, रमरमा, थानेगांव आती हैं, जहां पर शासकीय धन और कागजात को संभाल कर रखने के लिए व्यवस्थित तिजोरियां नहीं हैं, जिसे लेकर उक्त सोसाइटियों के द्वारा जब से तिजोरी या बैंक परिसर में कबाड़ के रूप में रख दी गई हैं। ब्रांचों में हमारी जो पूरे जिले में जो ब्रांचों में जो तिजोरियां लगी है वो बाई बैग पॉलिसी के अंतर्गत थी। बाई बैग यानी नई तिजोरियां लगी हैं और पुरानी तिजोरियां जो है वो है ना उनको लेके जाना था, जो कंपनी जो है उसने अपनी ले नहीं गया, उसके काम वो पड़ी है। तो सर वो ले जाएगा, ऐसा कुछ अनुबंध हुआ है क्या? ऐसा कुछ अनुबंध हुआ है कि वो ले जाएगा? क्या वो उस टाइप में जिस समय उन्होंने जो नई तिजोरियां दी थी उस समय वो सब उसमें समझौते में ही था, वो यानी वो पॉलिसी के तहत आई में आया है, यानी वो यानी नई तिजोरी लगेगी, पुरानी तिजोरी लेके जाएंगे, तो उन्होंने पूरे जिले से इकट्ठा किया है और शायद वो अपना बहुत जल्दी यानी अपना उठा लेगा। वो क्या सर यहाँ पे जो तिजोरियाँ रखी वो कितनी है और कहाँ की है? वो पूरी बस पूरे जिले की है, वो पूरे जिले की आई हुई है, पूरे जिले की 17 ब्रांचों की है। लांची नगर परिषद लांची में कार्यरत 110 दैनिक वेतनभोगी श्रमिक एवं कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर नगर परिषद लांची के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक व कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 17 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके दूसरे दिन भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा हड़ताल कर रहे मजदूरों के बीच पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन किया। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने के कारण अति आवश्यक सेवा, बिजली, पानी को छोड़ सभी काम ठप पड़े हैं। हड़ताल के चलते नगर में साफ सफाई नहीं हो रही है और ना ही कचरा उठ रहा है। वहीं नगर परिषद में भी कार्यालयीन कार्य भी प्रभावित नजर आए। कि जितने भी नगर पालिका और नगर पंचायत में जितने भी यूनियन है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। यहाँ नगर पालिका लांजी के मजदूरों के साथ में यहाँ के अधिकारी नगर पालिका परिषद जो है बहुत शोषण कर रही है, अन्याय कर रही है और उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, वो हक उनको प्रदान नहीं किया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि इन लोगों को न्यूनतम वेतन कलेक्टर रेट दिया जाना चाहिए तथा 26 दिन का वेतनमान दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के नियम है कि इनको 26 दिन का वेतनमान दिया जाए, लेकिन इनको 26 दिन का वेतन नहीं दिया जाता। तो एक तो सबसे पहली बात है ये त्रुटि है। दूसरी बात है इनका जो ईपीएफ है, तो मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग के नियम है कि 2011 से इनको श्रम नियमों 1948 के अंतर्गत जो है इनको 2011 से इनको इनका ईपीएफ काटा जाए, लेकिन इनने 2000 नगर पालिका प्रशासन लांजी ने 2011 से न काटते हुए 2015 से ईपीएफ काटा है। उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पर और न किसी प्रकार की कोई मजदूरों को यहाँ पे जानकारी दी जाती कि आपके ईपीएफ काटा गया है 2015 से, तो आपके खाते में शासन का इतना पैसा जमा है और कर्मचारियों का इतना पैसा जमा है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर अनियमितता है और इसी संबंध में जो है पूरे नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है प्रताड़ना और परेशान होने के कारण जो है इनको। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर पालिका के बाबू घर ले गए पैसा, संपत्ति कर में बड़ा घोटाला, रसीद काटी, पैसे नहीं किए जमा। भारतीय जनता पार्टी करेगी नगर पालिका चुनाव प्रणाली का विरोध, चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। सिंगल यूज पॉलिथीन पर बैन, वन विभाग 2 साल और करेगा उपयोग। वार्ड परिसीमन पर दावे आपत्ति का समय, राजपत्र प्रकाशन के बाद मिलेगा मौका। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष निर्वाचन में उम्र का बंधन, 5 नवंबर को चुने जाएंगे मंडल अध्यक्ष। ट्रामा सेंटर के बाजू में बनेगा बस पार्किंग जोन, बस संचालकों को मिलेगी सुविधाएं। सरकारी स्कूल में अंग्रेजी सिखाने शासन की पहल, शिक्षकों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। और मौसम का बदला मिजाज, जिले भर में हुई झमाझम बारिश।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।